हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे मूवमेंट्स एंड कर्ट्सिस के बारे में। तो मूवमेंट्स क्या होती हैं? मूवमेंट्स बेसिकली साइंटिफिक टर्म है। तो साइंटिफिक साइंस में मूवमेंट का मतलब होता है इज अ फैमिलियर मैकेनिकल टर्म फॉर द मेजर ऑफ अ फोर्स विद रेफरेंस टू इट्स टेंडेंसी टू प्रोड्यूस रोटेशन की रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो कितनी फोर्स है उसके रिगार्डिंगली इसको यूज़ किया जाता है। एंड इन स्टैटिस्टिक्स मूवमेंट जो है हम यूज करते हैं इज यूज्ड वेयर द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर फोर्सेज की क्लास की जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपने देखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे आर यूज्ड एज फोर्सेज एंड द डेविएशंस फ्रॉम द डेविएशंस ऑफ द वेरियस आइटम्स फ्रॉम द मीन कि अगर जो है वो डेविएशंस लिए आते हैं मीन से डिफरेंट आइटम्स के और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन उसको हम बोल देते हैं आर टेकन एज डिस्टेंसेज। तो उसके बेसिस पर उसकी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो है वो मूवमेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। देन इसके बाद आते हैं इसके फॉर्मूलेज आ जाते हैं हमारे पास। तो सेंट्रल मूवमेंट्स होती हैं हमारे पास और रॉ मूवमेंट्स होती हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स की अगर जो है वो डेविएशंस हमने किससे लिए, एक्चुअल मीन से लिए, एक्चुअल अर्थमेटिक मीन से लिए हैं तो वो सेंट्रल मूवमेंट्स आ जाती हैं। और अगर हम डेविएशंस जो है वो एज्यूम्ड मीन से लेते हैं तो वो रॉ मूवमेंट्स आती हैं। और रॉ मूवमेंट्स को फिर हमें सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि एक्चुअल जो मूवमेंट है दैट इज सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। तो अगर हम जो है वो सेंट्रल मूवमेंट डायरेक्ट जो है वो अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है? द मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब जो मूवमेंट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिकल मेजर अबाउट। तो मूवमेंट का मतलब यहाँ समय नहीं है, मूवमेंट का मतलब एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। द मूवमेंट अबाउट द एक्चुअल अर्थमेटिक मीन और सेंट्रल मूवमेंट्स आर डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर म्यू। इसको जो है हम म्यू जो बोलना है तो हम इसको म्यू बोलेंगे। और लगभग ये आपका एक स्मॉल यू जो इंग्लिश का लेटर है उससे ही मिलता जुलता है। बट यहाँ पर जो इसके लेफ्ट साइड की जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा और नीचे तक ले आते हैं तो ये आपका म्यू बन जाता है एंड इट इज अ ग्रीक लेटर रेड एज म्यू। हम इसको पढ़ते हैं क्या है? म्यू पढ़ा जाता है। ठीक है। तो जो मूवमेंट्स है हमारे पास चार होती हैं, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट। क्लियर कि हमारे पास जो मूवमेंट्स होंगी फोर मूवमेंट्स होंगी। और वो जो मूवमेंट्स हम निकाल रहे हैं अभी सेंट्रल मूवमेंट्स, तो सेंट्रल मूवमेंट का मतलब है कि दे आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन, एक्चुअल अर्थमेटिक मीन की एक्चुअल अर्थमेटिक मीन जो सीरीज का एक्चुअल अर्थमेटिक मीन है। अपने आप से अज्यूम नहीं करना, एज्यूम्ड मीन नहीं लेंगे, हम लेंगे एक्चुअल मीन। ठीक है। एक्चुअल अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट किया जाएगा और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल मूवमेंट्स। ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन या फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट या फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन। तो म्यू वन, सेकंड के लिए म्यू टू, थर्ड के लिए म्यू थ्री एंड फोर के लिए म्यू फोर। तो इसमें क्या है कि म्यू वन अगर आपने कैलकुलेट करना है दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। और इसको जो है आप फर्स्ट मूवमेंट कहेंगे कि इसमें जो है वो x माइनस एक्स बार हमने किया है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n की डेविएशंस किससे लेने हैं? हमने एक्चुअल मीन से लेने हैं। एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे n से, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगी। और इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज आपका सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। तो जो डेविएशंस हमने लिए हैं उसको हम d से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो आपने डेविएशंस लिए हैं उन डेविएशंस को हम जो है वो d से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो d का मतलब है यहाँ पे दैट इज x माइनस एक्स बार। ठीक है। अगर सेकंड मूवमेंट निकालनी है, म्यू टू निकालनी है, तो डेविएशंस का स्क्वायर कर देना है। डेविएशंस हमने लेने हैं अर्थमेटिक मीन से ही और उसका स्क्वायर कर दिया तो सेकंड मूवमेंट आ गई, यानी कि डी स्क्वायर कर दिया। थर्ड मूवमेंट निकालनी है तो x माइनस एक्स बार इसका जो है वो क्यूब कर दिया तो थर्ड मूवमेंट आ गई। और अगर फोर्थ मूवमेंट निकालनी है तो x माइनस एक्स बार और इसका जो है वो आप इसकी पावर जो है वो 4 कर देंगे तो आपके पास जो है वो फोर्थ मूवमेंट जो है वो अबाउट मीन आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं? सेंट्रल मूवमेंट्स निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, अनग्रुप्ड डाटा में, जहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज यानी कि अनग्रुप्ड डाटा, जहां पर ग्रुपिंग नहीं की गई, जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर जो है वो अगर फर्स्ट मूवमेंट निकालनी है तो x माइनस एक्स बार, कोई उसका जो है पावर वन कह लो, तो पावर वन का मतलब पावर वन ही, उसमें कोई उसकी लिखने की जरूरत नहीं होती। म्यू टू सेकंड मूवमेंट का मतलब है कि उसका स्क्वायर करना है, थर्ड मूवमेंट का मतलब उसका क्यूब करना है डेविएशंस का, और फोर्थ मूवमेंट का मतलब कि उसकी पावर जो है आपने 4 करनी है। तो इस तरह से 4 मूवमेंट्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम कर लेते हैं सेंट्रल मूवमेंट्स अबाउट ग्रुप डाटा कि अगर ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में जो है हम सेंट्रल मूवमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द मूवमेंट्स अबाउट द एक्चुअल अर्थमेटिक मीन और सेंट्रल मूवमेंट्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। यहाँ पर भी म्यू से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन
सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, उसको μ1 μ2 μ3 μ4 हम लिखेंगे। और लेना हमने यहाँ पर भी एक्चुअल अर्थमेटिक मीन से ही है डेविएशंस। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको जो है उसको जस्ट सिर्फ क्या करना है कि जो डेविएशंस आप लेंगे उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट मीन के लिए क्या है कि सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। और अगर इसको डी से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार जैसे मैंने बताया कि अगर हम डेविएशंस ले रहे हैं एक्चुअल मीन से तो हम उसको यहाँ पे डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन। और जैसे हमने पहले किया था सेकंड मूवमेंट निकालना है अबाउट मीन, तो उसमें क्या है कि उसका स्क्वायर कर देंगे डेविएशंस का, बट फ्रीक्वेंसी का नहीं करना, फ्रीक्वेंसी अलग है, सिर्फ डेविएशंस का स्क्वायर है। तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय एफ और उसको टोटल एंड टोटल डिवाइडेड बाय एन। और अगर शॉर्ट में लिखना है तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर डी जो है वो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एज्यूम्ड मीन है, यहाँ पर डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस एक्स बार को, ठीक है। देन थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन इज μ3 से रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार क्यूब डिवाइडेड बाय एन एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय एन। एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए क्या बताया था आपको कि सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन और सिग्मा एफ डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। इस तरह से जो है आप सेंट्रल मूवमेंट्स निकाल सकते हैं जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रुप डाटा है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने क्या करना है, डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। और फर्स्ट मूवमेंट पावर 1, सेकेंड मूवमेंट पावर 2 डेविएशंस की रहेगी, बट फ्रीक्वेंसी की पावर नहीं करनी है। तो थर्ड मूवमेंट के लिए डेविएशंस की पावर 3 हो जाएगी और फोर्थ मूवमेंट के लिए डेविएशंस की पावर 4 हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी कोई पावर चेंज नहीं करेंगे, उसको सिंगल ही रखेंगे हम, सिर्फ डेविएशंस की पावर चेंज होती जाती है और आपके पास जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स आ जाती हैं। 4 मूवमेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और जब भी आप लिख रहेंगे तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट, μ2 μ3 एंड μ4 हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। देन रॉ मूवमेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम जो है उसको निकालते हैं एक्चुअल मीन से तब वो सेंट्रल मूवमेंट्स मानी जाती हैं, बट अगर हम उसको एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो है वो डेसिमल्स में आ जाता है। जब डेसिमल्स में आ जाता है तो फिर उसकी पावर्स और डेविएशंस जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में फिर हम आर्बिट्रेरी ओरिजिन यानी कि एज्यूम्ड मीन से जो है वो डेविएशंस लिए जाते हैं। और जब आप एज्यूम्ड मीन से डेविएशन ले जाते हैं तो उसको म्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू डैश से। और फिर उनको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है सेंट्रल मूवमेंट्स में, कि अगर आप निकाल रहे हैं आर्बिट्रेरी ओरिजिन से या एज्यूम्ड मीन से, बट उसको फिर एक्चुअल में जो है वो सेंट्रल मूवमेंट से में कन्वर्ट करना पड़ता है कि जैसे वो एक्चुअल मीन के बेसिस पर कैलकुलेट की गई हो। तो बट क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसलिए इसको आसान करने के लिए जब हमारे पास मीन की वैल्यू डेसिमल्स में आ जाती है तब हम जो है वो पहले उसको एज्यूम्ड मीन के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंट्रल मूवमेंट्स में। तो इसमें जैसे इंडिविजुअल सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज यानी कि अनग्रुप डाटा में रॉ मूवमेंट्स के लिए फॉर्मूला जैसे फर्स्ट रॉ मूवमेंट, सेकंड रॉ मूवमेंट, थर्ड रॉ मूवमेंट एंड फोर्थ रॉ मूवमेंट रहेंगी 4 ही। बट यहाँ पे उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए बन जाएगा आपका म्यू डैश, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना उसके म्यू डैश। तो फर्स्ट होगी तो म्यू डैश 1, म्यू डैश 2, म्यू डैश 3 एंड फोर्थ के लिए म्यू डैश 4। अब यहाँ पे डेविएशंस हमने लेने एज्यूम्ड मीन से। जब सेंट्रल मूवमेंट थी तो डेविएशंस लिए थे एक्चुअल मीन से, बट यहाँ पे हम डेविएशंस लेंगे एज्यूम्ड मीन से। तो सिग्मा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, और इसको जो हम सिग्मा डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा डी एक्स, यानी कि डेविएशंस जो है हमने एज्यूम्ड मीन से लिए हैं तो हम उसको डी एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर हमने जो है वो एक्चुअल मीन से लिए थे तो उसको सिर्फ सिंगल डी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये डी एक्स से रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स कि हमने डेविएशंस जो हैं एज्यूम्ड मीन से लिए। देन सेकंड रॉ मूवमेंट के लिए जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ क्या करना है, डेविएशंस लेने हैं, डेविएशंस ले रहे हैं हम एज्यूम्ड मीन से और उसका स्क्वायर करना है सेकंड के लिए। थर्ड के लिए क्यूब कर देना, फोर्थ के लिए जो है वो पावर 4 कर देनी। डेविएशंस लेके एन से डिवाइड कर देना, डेविएशंस लिए स्क्वायर टोटल उसका क्यूब किया, टोटल किया, एन से डिवाइड कर दिया, डेविएशंस लिए उसका स्क्वायर किया, टोटल किया और एन से डिवाइड कर दिया। तो मूवमेंट्स इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लिए जाते हैं तो फिर उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए डी एक्स सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन, सेकेंड मूवमेंट के लिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, थर्ड मूवमेंट के लिए सिग्मा डी एक्स पावर 3 और फोर्थ रॉ मूवमेंट के लिए जो है वो सिग्मा डी एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। तो ये रॉ मूवमेंट्स हम जो है वो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं।
और अगर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डाटा है, तो उस केस में जो है वो मूवमेंट्स अगर हम एज्यूम्ड मीन से ले रहे हैं तो भी उनको जो है वो म्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा और फाइनली फिर उनको जो है वो सेंट्रल मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट रॉ मूवमेंट अगर आपने निकालनी है म्यू डैश 1 दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस ए, कि एफ जो है अब हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डाटा है, तो उसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी से जो है वो डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, और इसमें जो है वो आपका बन गया फाइनली, अगर x माइनस ए को हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx से, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस ले रहे हैं तो हम उसको dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। सेकेंड रॉ मूवमेंट के लिए म्यू डैश 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, की जो आपके पास x माइनस ए है उसको dx स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन थर्ड रॉ मूवमेंट के लिए क्या है कि म्यू डैश 3 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स एफ इंटू एक्स माइनस ए की क्यूब डिवाइडेड बाय एन, और ये हो गया सिग्मा एफ डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एन, थर्ड के लिए क्यूब। एंड फोर्थ रॉ मूवमेंट निकालना है तो म्यू डैश 4, तो ये ध्यान रखना है कि जब आपने आर्बिट्रेरी ओरिजिन से या एज्यूम्ड मीन से निकालना है तब उसके साथ म्यू डैश लिखना है, और अगर आप सेंट्रल मूवमेंट्स निकाल रहे हैं यानी कि एक्चुअल मीन से निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली आप उसको म्यू 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हो गया आपका म्यू डैश 4 दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरह से जो है हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा में जो है वो मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करेंगे दे आर नोन एज रॉ मूवमेंट्स, और अगर हम एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करेंगे दे आर नोन एज सेंट्रल मूवमेंट्स और मूवमेंट्स अबाउट मीन, और ये हैं हमारी अगर हमने एज्यूम्ड मीन से ली हैं तो ये रॉ मूवमेंट्स कही जाएंगी। अब आता है कि ये जो रॉ मूवमेंट्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनको सेंट्रल मूवमेंट्स में कैसे कैलकुलेट करना है, कि अगर आपके पास रॉ मूवमेंट्स हैं तो उन रॉ मूवमेंट्स को सेंट्रल मूवमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो म्यू 1 इज इक्वल टू, कि अगर आपने जो है वो म्यू 1 निकालना है तो म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू डैश 1 माइनस म्यू डैश 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि म्यू 1 की जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी 0, कि म्यू 1 जो है वो हमारे पास 0 ही आएगा। तो म्यू 1 जो है वो 0 आएगा तो उसका मतलब हो गया कि आपका म्यू डैश 1 माइनस म्यू डैश 1 इज इक्वल टू 0। म्यू डैश 2 इज इक्वल टू, अगर जो है म्यू 2 निकालना है हमने तो यानी कि सेकेंड मूवमेंट कैलकुलेट करनी है दैट इज इक्वल टू म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 का स्क्वायर, यानी कि सेकेंड रॉ मूवमेंट में से आपने फर्स्ट रॉ मूवमेंट के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो आपके पास सेकेंड मूवमेंट आ जाएगी सेंट्रल मूवमेंट। और थर्ड अगर आपने निकालना है म्यू थर्ड दैट इज इक्वल टू म्यू डैश 3 माइनस 3 यू डैश 1 एंड u डैश 2 प्लस 2 u डैश 1 का क्यूब, ठीक है, थर्ड रॉ मूवमेंट, एंड 3 इंटू फर्स्ट रॉ मूवमेंट इंटू सेकेंड रॉ मूवमेंट प्लस 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया करना है आपने क्यूब ऑफ फर्स्ट रॉ मूवमेंट से, तब आपके पास जो है वो म्यू 3 आ जाएगा। एंड म्यू 4 के लिए फॉर्मूला है दैट इज म्यू 4 माइनस 4 म्यू डैश 1 म्यू डैश मल्टीप्लाइड बाय म्यू डैश 3 प्लस 6 म्यू डैश 1 म्यू डैश 2 माइनस 3 इंटू म्यू डैश 1 का पावर जो है वो 4, और इस फॉर्मूला से इन फॉर्मूला से जो है वो आप डिफरेंट मूवमेंट्स को जो है रॉ मूवमेंट्स को सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनकी जो इंपॉर्टेंस है, जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट है दैट इज अबाउट मीन, second central movement that is about variance, and third movement is skewness, and fourth movement represents curtices। तो इस तरह से जो है ये movements represent करती हैं। और next जो हमारे पास अब हमने करना है that is curtices। curtices जो है क्या है, is a Greek word which means bulginess, which means bulginess। तो bulginess का मतलब कि कहाँ पर जो है वो ज़्यादा आइटम्स इकट्ठी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कर्टिसेस इज द डिग्री ऑफ पीक्डनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, की जो है वो इसका मतलब जो है ग्रीक लेटर में बल्गीनेस है, और वैसे इसका मतलब क्या होता है कर्टिसेस का कि इट इज अ डिग्री ऑफ पीक्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीक कितनी हाई है, उसकी पीक को मेजर करने के लिए जो है वो कर्टिसेस यूज किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। इट मेजर्स द पीक्डनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, की इसकी जो पीक्डनेस है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक है उस पीक को हम जो है वो कंपेयर करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है, उससे कम है, उससे ज्यादा है। तो अगर क्या है कि ए डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ रिलेटिवली हाई पीक देन अ नॉर्मल कर्व, की जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन है उससे अगर इसकी पीक ज़्यादा है देन द ग्राफ इज नोन एज लेप्टोकोटिक, उसको हम क्या कहेंगे, देन इट विल कॉल्ड एज लेप्टोकोटिक। वेयर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ रिलेटिवली लोअर पीक देन नॉर्मल कर्व, कि जिसकी पीक जो है वो नॉर्मल कर्व से कम होगी तो हम उसको कहेंगे प्लेटिकोटिक, की यानी कि वो फ्लैट टाइप का है, प्लेटिकोटिक हो गया। then the curve which is not very peaked or very flat topped is called mesocotic, यानी कि जो आपका नॉर्मल कर्व के जैसा है, ना तो वो बहुत ज्यादा हाई पीक्ड है ना बहुत ज्यादा फ्लैट है, तो हम उसको कहेंगे मेसोकोटिक। तो ठीक है कि इससे क्या है कि कर्टसिस से जो है आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक्डनेस को मेजर कर सकते हैं कि उसकी पीक जो है वो कितनी हाई है कितनी लो है, उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज लेप्टोकोटिक, जिसमें बताया कि उसकी जो है वो नॉर्मल कर्व से जो है वो पीक बहुत हाई है, मतलब उसका जो पॉइंट है वो हाई पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा है, कि हाई पीक्ड अगर उसको कह रहे हैं तो वो लेप्टोकोटिक हो गया। अगर वो कह रहे हैं कि उसका जो है वो जो पीक है वो बहुत ही कम है, मतलब हाइट बहुत कम है ग्राफ की, यहाँ पर आप लेप्टोकोटिक में देखें उसकी हाइट जो है वो ग्राफ की बहुत ज्यादा है, तो वो लेप्टोकोटिक हो गया। अगर उसकी जो हाइट है वो कम है नॉर्मल ग्राफ से तो वो प्लेटिकोटिक हो गया, फ्लैट टाइप का हो गया। और मेसोकोटिक लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ना बहुत ज्यादा हाइट है उसकी ना बहुत ही ज्यादा लो है, हाइट बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, तब हम उसको कहेंगे कि वो मेसोकोटिक है। तो इस तरह से जो है वो कर्टसिस से हम इन तीनों चीजों को मेजर कर सकते हैं। और उसको कैसे मेजर करना है, क्या फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं। बट अभी यहाँ पर आपको शायद से समझ में आ गया होगा इस डायग्राम को देखने से कि लेप्टोकोटिक क्या है एंड प्लेटिकोटिक क्या है एंड मेसोकोटिक क्या है। मेसोकोटिक लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा, ना बहुत ज्यादा हाइट है उसकी पीक की और ना बहुत ही कम। प्लेटिकोटिक फ्लैट टाइप का है, लेप्टोकोटिक जो है वो उसकी हाइट काफी ज्यादा है। देन मेजर्स ऑफ कर्टसिस, कर्टसिस को मेजर करने के लिए क्या है कि कार्ल पियर्सन ने जो है वो फॉर्मूला दिया है, हैज गिवन द बीटा टू उसने जो है वो दिया है एक मेजर कर्टसिस कैलकुलेट करने के लिए, एंड विच इज डिफाइंड एज बीटा टू इज इक्वल टू म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर। क्या है, म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर, कि आप जो है वो बीटा 2 निकाल सकते हैं। ये बीटा 2 इसको पढ़ने के लिए लिखा है हमने बीटा 2 सेकंड बीटा है मतलब, तो बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर। जो अभी आपको मैंने बताया कि डिफरेंट मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स आप जो है वो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस किससे लेना आपने, एक्चुअल मीन से आप जो है वो डेविएशंस लेंगे और उसके टोटल को आप n से डिवाइड कर देंगे, तब आपके पास जो है वो डिफरेंट म्यूज आ जाते हैं। और अगर आपने म्यू 4 निकालना है तो डेविएशंस का पावर 4 करेंगे, और म्यू 2 निकालना है तो डेविएशंस का स्क्वायर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो म्यू 2 की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, और म्यू 4 की वैल्यू को म्यू 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेकंड बीटा आ जाता है। ये मैंने अभी आपको पिछली वीडियोस में दिखाए थे कि किस तरह से जो है आप पिछली स्लाइड्स में दिखाए थे कि किस तरह से जो है आप मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये म्यू 2 का फॉर्मूला जो है आपका सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एंड म्यू 4 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। तो सेकंड मूवमेंट यानी कि डेविएशंस का स्क्वायर और उसको एन से डिवाइड करना है, और फोर्थ मूवमेंट का मतलब है कि आपने जो है वो मीन से, एक्चुअल मीन से डेविएशंस लिए, डेविएशंस का पावर 4 किया और एन से डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास ग्रुप डाटा होगा तो आप उसको फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं होगा, ना फ्रीक्वेंसी की पावर 4 की जाएगी। सेकेंड मूवमेंट के लिए स्क्वायर किया जाएगा सिर्फ डेविएशंस का, और यहाँ पर भी जो है वो फोर्थ के लिए सिर्फ आप स्क्वायर करेंगे जो डेविएशंस हैं उसकी पावर जो है वो 4 करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई, देन टोटल डिवाइडेड बाय एन, म्यू 4 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो म्यू 4 और म्यू 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब क्या है कि अब ये जो बीटा 2 की वैल्यू है, इससे हमें कैसे पता लगे कि वो जो ग्राफ आएगा, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी, बट हम उससे कैसे बता पाएंगे कि वो ग्राफ जो है वो लेप्टोकोटिक है, प्लेटिकोटिक है और मेसोकोटिक है। तो उसके लिए क्या है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ B2 इज इक्वल टू 3, कि अगर ये जो B2 की वैल्यू है वो 3 है, देन द कर्व इज नॉर्मल और मेसोकोटिक, कि वो नॉर्मल कर्व है या फिर मेसोकोटिक उसको हम कहेंगे अगर जो है वो बीटा की वैल्यू 3 है। अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो उसमें जो है वो बीटा 2 जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 3। and when the value of beta 2 is more than 3, when the value of beta 2 is more than 3, कि अगर इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा होगी then the curve is higher peaked than the normal curve, कि अगर जो है इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तब हम कहेंगे कि ग्राफ जो है वो हाई पीक्ड है and it will be called as लेप्टोकोटिक। and when the value of beta 2 is less than 3, अगर 3 से कम रह जाती है तब हम कहेंगे कि लेस पीक्ड है, that means कि that is प्लेटिकोटिक, यानी कि 3 होगी, 3 इज द क्राइटेरिया, तो 3 के बराबर है B2 तब हम कहेंगे कि वो नॉर्मल हो गया, मेसोकोटिक हो गया। और अगर जो है वो मोर देन 3 चला गया तब वो प्लेटिकोटिक, अगर मोर देन 3 चला गया तब वो लेप्टोकोटिक हो गया, पीक्ड हाई है, और अगर लेस देन 3 रह गया तब वो
प्लेटिकुटिक है, यानी कि पीक जो है उसकी कम है, ठीक है। और इसी जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को जो है वो फिशर ने भी बताया है, कि फिशर ने इंट्रोड्यूस किया दूसरा फार्मूला एंड कर्टेसिस का, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द ग्रीक लेटर गामा, कि उसने तो जो है कार्ल पियर्सन ने जो है वो फार्मूला दिया था बीटा 2 के बेस पर, और इसने जो फार्मूला दिया है दैट इज बेस्ड अपॉन गामा, कि ये गामा के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर ए फिशर। तो ये क्या कह रहा है कि गामा इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3, क्या कह रहा है कि गामा की जो वैल्यू है दैट इज बीटा 2 माइनस 3, और बीटा 2 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही है, बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 2 का स्क्वायर, और ये म्यू 4 को आपने म्यू 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बीटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बीटा 2 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाती है, B2 माइनस 3 इज इक्वल टू गामा। तो फिशर के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर गामा की वैल्यू जो है वो, यानी कि गामा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स की ग्राफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है, और उसका जो ग्राफ है दैट इज मेसोकोटिक, कि उसको हम कहेंगे कि वो मेसोकोटिक है। और अगर जो है इसकी गामा की वैल्यू जो है वो मोर देन 0 हो जाती है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव हो जाता है, देन द कर्व इज लेप्टोकोटिक। अगर जो है ये वैल्यू मोर देन 0 हो जाएगी तब हम कहेंगे कि ये जो है वो पॉजिटिव आ गया, अगर 3 से ज्यादा होगा ना पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि ग्राफ जो है वो लेप्टोकोटिक है। और इन केस की y की वैल्यू जो है वो 0 से कम आ जाती है, 0 से कम तभी आएगी जब वो नेगेटिव होगा, तो 0 से कम का मतलब नेगेटिव है, और 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव। तो 0 से कम आ गई, नेगेटिव आ गई गामा की वैल्यू, देन द ग्राफ इज, देन द कर्व इज प्लेटिकोटिक। तो इस तरह से जो है हम कर्टेसिस की हेल्प से ग्राफ का देख सकते हैं, उसकी पीकनेस को चेक कर सकते हैं कि ग्राफ जो है वो हाई पीक्ड है, लो पीक्ड है, या फिर नॉर्मल पीक है उसका, उसकी कंपैरिजन हम नॉर्मल कर्व से करते हैं। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया रहता है दैट इज 3 के बेस पर जो है उसकी पीकनेस को मेजर किया जाता है, कि अगर जो है वो इक्वल, अगर बीटा 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल टू 3 नॉर्मल कर्व मेसोकोटिक, मोर देन 3 हाई पीक्ड लेप्टोकोटिक, और लेस देन 3 दैट मीन्स लेस पीक्ड दैट इज प्लेटिकोटिक। तो इससे जो है वो कर्टेसिस से जो है हम उसकी पीकनेस को मेजर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको मूवमेंट्स और कर्टेसिस के बारे में बता दिया कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।